हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीपीएससी सीडीपीओ मेंस का जीएस2 का कैसा क्वेश्चन आएगा, इसका कैसे जवाब लिखना चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आप लोगों को पता है कि इसमें 8 क्वेश्चन रहते हैं और 3 सेक्शन रहते हैं। पहले और दूसरे सेक्शन में 3-3 प्रश्न और तीसरे सेक्शन में 2 प्रश्न। 38-38 नंबर के 6 प्रश्न हो गए फर्स्ट और सेकंड खंड में, और 36-36 दो क्वेश्चन हैं जो कि 3 सेक्शन में। तो टोटल आपको 8 प्रश्न लिखने हैं। तो जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ मेंस के जीएस2 पेपर में आया है। तो देखते हैं। कल मैंने जीएस1 का डाला था, उसको भी आप देख सकते हैं। जीएस2 का जानिए। तो पहला में क्या होता है, सिविक्स होता है, नागरिक होता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं फर्स्ट सेक्शन में। तो क्या है पहला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में न्यायिक सक्रियता और अति न्यायिक सक्रियता के औचित्य की समीक्षा की विवेचना कीजिए। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, किसके बारे में लिखना है। न्यायिक सक्रियता मतलब क्या हो गया, कोर्ट की दखलंदाजी, जो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब उसका ज़्यादा जो हो गया है। और अति न्यायिक सक्रियता, एक है कि न्यायिक सक्रियता और अति न्यायिक सक्रियता के औचित्य की आपको समीक्षात्मक कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे कि हाल के दिनों में क्या घटनाएं हुई जिससे कोर्ट के आदेश है जो कि ज़्यादा है, जो कि दिक्कत सरकारों को करने लगी। और ख़ासकर प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में लिखना है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो मतलब कोर्ट के कई फैसले हैं जो कि ज़्यादा है, जो कि यार ज़्यादा दखलंदाजी किया है, उसके बारे में लिखना है। तो 38 नंबर। दूसरा प्रश्न क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसकी समुचित सफलता में आने वाली मुख्य बाधाओं की समीक्षा कीजिए। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो एक शॉर्ट में बायोडाटा देना है, ये नहीं कि आपको 3 पन्ना इसी में लिख देना है। और इसकी समुचित सफलता में आने वाली मुख्य बाधाओं की समीक्षा करना, मतलब इसकी जो सफलता होनी चाहिए थी उसे नहीं मिली, तो उसका क्या क्या बाधा है, मुख्य बाधा क्या है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर तीसरा है, विमुद्रीकरण का असंगठित, खुदरा और कृषि जैसे विशेष क्षेत्रों पर पड़ने वाले तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो इंग्लिश में क्या, एनालाइज द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन पार्टिकुलर सेक्टर लाइक अनऑर्गेनाइज रिटेल एंड एग्रीकल्चर। मतलब क्या हो गया कि विमुद्रीकरण किसके बारे में लिखना है, तो असंगठित, खुदरा और कृषि जैसे विशेष क्षेत्रों पर, मतलब जो अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर उसके बारे में लिखना, और कृषि तो तत्कालिक जो उस समय जो प्रभाव पड़ा और दीर्घकालिक पर, दोनों को है जो कि आपको विश्लेषण करना है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या आया था। तो चौथा प्रश्न है आपको, निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का तरंग भाग है, विवेचना कीजिए। तो मतलब ये 56वीं-59वीं में भी आया था, निजी अधिकार है जो कि न्यायिक जो करना उसके बारे में आया था। लेकिन इस बार क्या पूछा है इसमें सीडीपीओ में, राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो हाल के उदाहरण आपको देने पड़ेंगे कि निजता का अधिकार के जो आए हैं फैसले भी आए हैं कोर्ट के, उसको भी आपको अंतरंग भाग है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है ये, तो उसके बारे में आपको लिखना। अब दूसरे जो सेक्शन होते हैं इसमें क्या रहते हैं, इकोनॉमिक्स और भूगोल रहते हैं। तो पहला क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दूसरे सेक्शन हो गया, देख रहे होंगे। मशीनें मनुष्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, देश में शिक्षित एवं कुशल युवकों की बेरोजगारी कम करने हेतु भारत में श्रम प्रधान लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, तथ्यों सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है कि मशीनें हैं जो कि मनुष्य को प्रतिस्थापित मतलब क्या हो गया, रिप्लेस, हटाना, वो नहीं हटा सकती। देश में शिक्षित व कुशल युवकों की बेरोजगारी कम करने हेतु भारत में श्रम प्रधान मतलब क्या उपाय करने चाहिए, लघु स्तरीय हो या कुटीर उद्योग को क्या प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तो आपको इसको तथ्य सहित आपको उदाहरण या क्या किया जाए जिससे आपको बताना है, व्याख्या करना है। ये 5वां नंबर हो गया। 38 नंबर का छठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण, फिर डिमोनेटाइजेशन से है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक उधर आया एक इधर भी आया। क्या है विकेंद्रीकरण, साधारणतः सॉरी, ये विकेंद्रीकरण है, मैं विमुद्रीकरण समझ रहा था, सॉरी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, साधारणतः उद्योग का विभिन्न स्थानों पर छितराव मात्र नहीं है, थोड़े से लोगों के हाथों की अपेक्षा बहुत से लोगों के मत स्वामित्व का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक क्यों और कैसे। मतलब उद्योगों के संबंध में कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो थोड़े हाथों की अपेक्षा विकेंद्री मतलब मध्य स्वामित्व का भी मतलब सभी लोगों, मध्यवर्गीय परिवार और जो छोटे लोग उनको क्यों और कैसे
ये नहीं कि ऊपर कहीं लोगों को पास इसकी अथी रहे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सिंपली द डिस्पेर्सल ऑफ इंडस्ट्री एट डिफरेंट प्लेसेज। Decentralization of ownership among large number of people from the hands of very few is also necessary. Why and how? मतलब सभी लोगों को इसका पहुंचना चाहिए। फिर 7वां प्रश्न क्या है? भारत में विकास योजनाएं प्रशासन आधारित राज्य इकाइयाँ न होकर भू आर्थिक क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति इस हेतु उपयुक्त है? यदि हाँ नहीं तो वैकल्पिक नीति का सुझाव कीजिए दीजिए। तो क्या है कि ये जो कह रहा है कि अगर इसको इंग्लिश में पढ़ा जाए, डेवलपमेंट प्लान जो है आपको प्रशासन आधारित राज्य इकाइयाँ ना होकर, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से होकर जो गुजरती है विकास योजनाएं, कोई भी योजनाएं गुजरती है तो आप एक चैनल होता है, तो ये भू आर्थिक क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए, जिससे जो कि प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। तो इसको क्या करा, जियो इकोनॉमिक जोनल होना चाहिए। तो जो सेज आया था, तो क्या ये उपयुक्त है? अगर नहीं है तो आपको वैकल्पिक नीति, आपको क्या लगता है कि क्या उपाय दिया जाए जिससे बेहतर हो सकता है? फिर 8वां है जो कि क्या प्रश्न है? भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक 10.7 की प्रतिशत की विकास हासिल करने के दावे के बावजूद बिहार से अन्य राज्यों एवं एनसीआर की ओर श्रमिकों के मौसमी पलायन की दर में वृद्धि हुई है। बिहार से श्रम पलायन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इस विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। मतलब एक तो चीज़ तो देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो विकास दर है लगभग बिहार का रहता है, उसके बावजूद भी लोग बिहार से अन्य राज्य या एनसीआर मतलब दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका वर्तमान स्थिति के संदर्भ में आपको व्याख्या, इन्हीं की बहुत पुराना चले जाना है। तो ये हो गया। और तीसरा सेक्शन जो होता है वो आपको सेकेंड पार्ट का है, तो निश्चित है साइंस होता है वो प्रौद्योगिकी। तो तीसरा पार्ट में क्या है? 9वां प्रश्न, यूएसए तथा चीन शिक्षा तथा सेना पर अधिक बजट खर्च करते हैं, क्या हमारे भारत में यह नीति अपनानी चाहिए? या तो हाँ या ना, इस पर उपयुक्त कारणों से तर्क दीजिए। जो कहा जा रहा है कि यूएसए और जो विकसित देश हैं चीन, वो शिक्षा और सेना में बहुत ज़्यादा खर्च करता है, तो क्या ज़्यादा खर्च करना चाहिए? अगर हाँ तो उसके तर्क में देना, अगर ना है तो दोनों कारणों से ही तर्क दीजिए। तो आप दोनों का दे सकते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्यों हाँ क्यों ना। फिर 10वां है, अभी भी शोध घटक को भारत में स्थापित ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, इसे महान भारत बनाने के लिए इसकी विवेचना पूर्ण विस्तार पूर्वक कीजिए। मतलब क्या, स्टिल देयर इज नीड ऑफ रिसर्च कंपोनेंट टू बी कपल्ड विथ इस्टेब्लिश ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इन ऑर्डर टू मेक ग्रेट इंडिया, डिस्कस इट इन डिटेल। मतलब क्या है कि शोध घटक जो है उसको जोड़ने की, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से जोड़ने की आवश्यकता है। तो महान भारत बनाने की इसका पूरा आपको विवेचना करना है। फिर है 11वां क्वेश्चन है, किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी नई पीढ़ी के सामाजिक जीवन स्तर व स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है? मोबाइल के सामने बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ संपूर्ण लेखा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया मतलब हो गया, चाहे वो प्रिंट में सोशल मीडिया हो या सामाजिक स्तर पर जब कह रहा, और स्वास्थ्य भी, क्योंकि बच्चे आजकल है जो कि काफ़ी मोबाइल बच्चे देखते रहते हैं और माता पिता के मतलब संपर्क उतना नहीं रहता, क्योंकि वो मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। चाहे छोटा बच्चा भी आजकल देखते होंगे कि जन्म लिया मोबाइल से, और उसका बुद्धि भी तो माता पिता से ज़्यादा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। तो इसके बारे में आपको लिखना है। 11 और 12वां जो लास्ट प्रश्न क्या है, आप बिहार राज्य को भारत की गुणवत्ता श्रेणी में कहाँ रखते हैं? बिहार राज्य में भ्रष्टाचार को कम करने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने की सरकारी नीतियों की विवेचना कीजिए। मतलब आप भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या करेंगे और गुणवत्ता श्रेणी में आप इसको कितना स्थान देंगे? तो इसमें ऐसा नहीं कि यूपी के लोग हैं या झारखंड के लोग हैं तो गुस्सा से इसका खाली बुराई करते हैं। तो हालांकि अपना अपना नज़रिया इसमें लिखना है, तो वो आपको संतुलन बना के रखना है। और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा बड़ाई भी ना लिखे होंगे, क्योंकि ये संतुलन चाहता है आपके अपना विचार, वो ऐसा विचार नहीं चाहता जिससे कि उसको तकलीफ हो जाए। तो आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा और आवेश में इसको क्वेश्चन को नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपको GS2 के। और 23 तारीख को आपको है ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल के जैसे 4 जो ऑप्शनल है उसका क्वेश्चन आऊँगा
आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, एनालाइज भी कैसा लगा तो आप बताएंगे। तो इसी के साथ और जीएस वो फर्स्ट जो है वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड में किस तरह से डीपीओ में आता है। उसका फ़ायदा जो है आपको इस वीडियो डालने का मतलब है कि 64वीं बीपीएससी में आकलन करें कि क्वेश्चन इतनी आसान नहीं आती है, कि आप वन लाइनर नहीं आती है, कि आप मूल अधिकार क्या है और मूल अधिकार कितने हैं, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते। आपको पहले तो कम क्वेश्चन समझने में ही आपको, अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को समझना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लिखा क्या। आपके सामने पूरा किताब दे दिया जाए फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि लिखना है। जिनकी तैयारी बेहतर है वो भी, उनको भी काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ। आपसे वो पूरा बात उगलवाना चाहता है। लोग मुंह से लोग कहते हैं कि उगलवाता, आपको लिख कर वो उगलवाना चाहता है, आपके विचार को, वक्तव्य को लाना चाहता है कॉपी में परीक्षक और क्वेश्चन बनाने वाले। तो ये आप बच नहीं सकते हैं कि आधी अधूरी जानकारी से। और आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे और इसका कोई तरीका, शॉर्टकट तरीका नहीं। आपको पूरा डाटा और करंट में ज़्यादा जाना होगा और पीछे वाली बातों को कम लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई किताब में 1980-90 के डाटा मिलेगा तो उसको लिखने से वो नंबर बिल्कुल नहीं देता। वो जान जाता कहीं से ये याद किया हुआ, रटा हुआ है। वो आपके विचार खोलना चाहता है और कितना आपने मेहनत किया करंट में, वो देखना चाहता है परीक्षक। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।